2024 के नीट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स की ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी को लेकर के कई सवाल इस बार उठ रहे हैं, खास तौर पे रिजल्ट आने के बाद। और ऐसे में गुजरात के गोधरा का एक किस्सा है जो इस पूरे मामले की ग्रेविटी को और बढ़ा देता है। यहाँ पे पुलिस ने एक एग्जामिनेशन सेंटर पे रेड करके ये पाया कि करीब 30 स्टूडेंट्स को गलत तरीके से एग्ज़ाम दिलवाया जा रहा था, गलत तरीके से पास करवाने की पूरी योजना थी, जिसका गोधरा पुलिस और प्रशासन ने पूरा भंडाफोड़ किया है। पूरा मामला क्या था ये हम समझने की कोशिश करते हैं। गोधरा पंचमहल के एसपी हिमांशु सोलंकी जी हमारे साथ हैं। सोलंकी साहब, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जब आप लोगों ने इस एग्जामिनेशन सेंटर पे रेड की, क्या सस्पिशियस चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आई? एक्चुअली 5 तारीख को जब ये नीट की एग्ज़ाम हो रही थी तब हमारे कलेक्टर साहब को ये एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ ये जो अपना जलाराम, गोधरा में जलाराम स्कूल है, वहाँ पे ये नीट का सेंटर था। वहाँ पे कुछ बच्चों को पास कराने के लिए ट्राई किया जाएगा, ऐसा उनको माहिती मिली थी और 1-2 शिक्षकों के नाम भी मिले थे। तो उन्होंने वहाँ पे डीईओ साहब को एग्ज़ाम शुरू हो उससे पहले ही वहाँ पे लगाया हुआ था और कोई भी चोरी ना हो उसके लिए पहले से वहाँ पे डीईओ और उनकी टीम भी वहाँ पे लगी हुई थी सर्वेलेंस में। और कोई भी ये पेपर पूरा होने के बाद पूरा सील हो जाए और यहाँ से ये जहाँ पे उनको ये पेपर्स भेजने थे वो पूरा प्रोसेस रात को हुआ, तब तक वहाँ पे मतलब पुलिस साथ में वहाँ पे रही थी और इन्वॉल्व रही थी। और ये पेपर्स यहाँ से पंचमहल से निकले तब तक पुलिस साथ में रही थी। मतलब ये पूरा प्रोसेस में कहीं पे भी चोरी ना हो, कोई भी प्रकार की इसमें वो ना हो, उसका पूरा वहीवटी तंत्र ने ध्यान रखा था और इसकी वजह से यहाँ पे ये चोरी नहीं हो पाई थी। लेकिन योजना क्या थी? मतलब आप जैसे बता रहे हैं कि चोरी नहीं हो पाई, लेकिन ये पता कैसे चला कि चोरी होने वाली थी? एक्चुअली जो वहाँ पे एक तुषार भट्ट करके सिटी कोऑर्डिनेटर थे एनटीए की तरफ से, और ये स्कूल में टीचर भी थे। डीईओ ने जब उनका मोबाइल और सब चेक किया तो उसमें से एक लिस्ट मिला हुआ था 30 बच्चों का, उनके मोबाइल नंबर ये रजिस्ट्रेशन नंबर के रोल नंबर के साथ। बाद में उनकी गाड़ी भी चेक की गई थी तो उसमें से भी 7 लाख रुपये मिले हुए थे, कैश मिले हुए थे। और ये किस चीज़ के लिए उसका जवाब वो उस टाइम पे नहीं दे पा रहे थे। एक आरिफ वोरा करके एक यहाँ के लोकल बिचौलिया टाइप का एक बंदा है, उसने कुछ बच्चों से ये पैसे लेके उनको देने के लिए दिया है, ऐसा बाद में उन्होंने बताया, एडमिट किया था। तो ये पहले से थोड़ी वो थी और ये कैश मिलना और ये जो लिस्ट मिला था उसकी वजह से ये जो शंका थी वो थोड़ी पुख्ता हुई थी। तो क्या योजना क्या थी? मतलब किस तरह से ये करने वाले थे? ये पूरी जो योजना थी ये इस प्रकार से थी कि ये तुषार भट्ट जो यहाँ का टीचर था और एक परशुराम रॉय करके बड़ौदा में ओवरसीज करके कंसल्टेंसी सर्विस चलाते थे। वो कंसल्टेंसी सर्विस में कई बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाने के लिए या यहाँ पे मेडिकल या दूसरी एग्ज़ाम्स दूसरी कॉलेजेस में एडमिशन के मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन के लिए उनसे मिलते रहते थे। ये परशुराम रॉय खुद सेमिनार भी करता था और अपनी एडवर्टाइजमेंट भी करता था, तो उसके पास क्वेरी भी आती रहती थी। तो इन बच्चों को बाहर मतलब भेजने से बाहर भेजने का भी करते थे और साथ में जिनके कम मार्क्स आए वो नीट एग्ज़ाम में पास करवाने का भी उनको लालच देके उनसे पैसे लेते थे और ये एग्ज़ाम पास करवाने का उनका ट्राई था। तो सर, जब जांच आगे बढ़ी तब क्या तथ्य सामने आ रहे हैं? कितने पैसे लिए गए थे इन बच्चों से और ये आए कहाँ से थे? और इंटरेस्टिंगली गोधरा सेंटर ही क्यों चुना था इन्होंने, ये कैसे? ये तुषार भट्ट और ये जो रॉय जो कंसल्टेंसी परशुराम रॉय चला रहे थे, रॉय है वो जो उनके पास कस्टमर ये बाहर एग्ज़ाम के ये कॉलेजेस के लिए कंसल्टेंसी के लिए आते थे, उनको ये एग्ज़ाम में बैठने के लिए उनको समझाते थे। अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, अच्छे मार्क आ जाएंगे, ऐसे समझा के उनसे वो करते थे। और तुषार भट्ट है वो जलाराम स्कूल में टीचर था और जलाराम स्कूल है वो खुद वहाँ पे सेंटर रहने वाला था, वो खुद सिटी कोऑर्डिनेटर था।
तो उन्होंने साथ में मिलके ये पूरा प्लान ऐसे बनाया था कि जितने भी बच्चे वो सिलेक्ट करते हैं, मतलब जो ये तैयार होते हैं, उनको ये बोला गया था कि आपको जितना आता है आपको टिक OMR शीट में टिक करना है। जो नहीं आता है वो बाद में एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ये पेपर्स जाने में थोड़ा टाइम उनको मिल जाता था। उस टाइम पे ये खुद टिक करने वाले थे और बाद में इसको पैक करके और सील करके भेजने का उनका प्लान था। मतलब आप ये बता रहे हैं कि इन्होंने स्टूडेंट्स को ये बताया था कि जितना आपको आता है उतना आप खुद लिख दीजिए, खुद भर दीजिए, और बाकी हम जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब उसको भर के सील कर देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी एक्सपर्टाइज इनके पास कहाँ से थी? ये कैसे सारे सही आंसर भर देते उसमें? खुद तुषार भट्ट खुद तो फिजिक्स का टीचर था ही, और आपको पता हो तो ये NTA की नीट की एग्ज़ाम हो या दूसरी कोई भी एग्ज़ाम होती है, तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के आधे घंटे पौने घंटे में जो बड़े बड़े क्लासेस होते हैं, वो कोचिंग क्लासेस होते हैं, वो ऑनलाइन उसका आंसर की रख देते हैं। तो वो लोग उसमें से भी देखने वाले थे और जितना उनको खुद को आता था उसमें से करके ये लोग पूरा भरने का उनका प्लान था। मतलब आप ये बता रहे हैं कि मोडस ऑपरेंडी ये थी कि जैसे ही बच्चे एग्ज़ाम दे के निकल जाएं, उसके बाद जिन बच्चों ने पैसे भरे हुए थे, इनको जो पैसे दिए थे, उनके आंसर शीट ये बाद में खुद पूरी करके और फिर पैक करके भेज देने वाले थे, ये सारे आंसर कीज चेक करके। और ये बच्चे कहाँ से थे और इनको लाया कौन था? एक्चुअली ये बच्चे हैं वो कुछ लोकल गुजरात के भी थे, लोकल भी थे, कुछ बच्चे हैं वो दूसरे स्टेट के भी थे, महाराष्ट्र के भी है, उड़ीसा के भी है। उनके परफेक्ट एड्रेस अभी NTA से हमने मांगा हुआ है और हमारी टीम भी वहाँ पे गई हुई है एड्रेस के लिए, लेकिन बाहर के बच्चे भी थे। और बच्चों को लाने का प्रोसेस में यह है कि रॉय खुद कंसल्टेंसी सर्विस चलाता था, उनके साथ एक विभोरानंद करके दूसरा एक बंदा था, वो है दरभंगा बिहार का, लेकिन उसकी वाइफ बड़ौदा में जॉब करती है, इसकी वजह से वो इधर ही रहता था और कंसल्टेंसी वो भी छोटे मोटे तौर पे वो भी कंसल्टेंसी का काम करता था। ये लोग अपनी जाहिरात भी देते थे सोशल मीडिया में और उसमें उसकी वजह से भी कई लोग आते थे, और ये बड़ौदा में और दूसरी जगह पे इन्होंने अपने सेमिनार्स भी किए हुए हैं और ये कंसल्टेंसी के लिए और बाहर बच्चों को भेजने के लिए एक्सपर्ट है, ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करते थे। और ये सेमिनार्स की वजह से काफ़ी लोग उनको उनके कांटेक्ट में भी आए थे। कुछ विभोरानंद ने उनके जो बिहार में उसके नज़दीक के लोग थे, उनसे भी कुछ बच्चे कांटेक्ट में आए थे, और ऐसे एडवर्टाइजमेंट की वजह से और ये सेमिनार की वजह से कई लोग सामने से कांटेक्ट करके भी आए हुए थे। और कितने पैसे इनके पास से अब तक रिकवर हो पाए हैं? मतलब 7 लाख जैसे आपने बताया कैश मिले, उसके अलावा? शुरू में 7 लाख जो परसोत्तम ये तुषार भट्ट है वो उसकी गाड़ी में से मिला हुआ था। उसके बाद ये परशुराम रॉय जो कंसल्टेंसी सर्विस चलाता है, उसके वहाँ उसकी ऑफिस में और जो है वहाँ पे चेक करना, जब चेक किया गया तो अलग अलग चेक्स मिले थे। उसमें से 2 करोड़ 30 लाख का रकम के चेक भी मिले थे, और 8 चेक है वो ब्लैंक चेक भी मिले हुए हैं। मतलब पेरेंट्स में, बच्चों में इतना डेस्परेशन है कि वो ब्लैंक चेक भी लिख के दे देते हैं? बिल्कुल देते थे। कुछ चेक ऐसे भी है जिसमें उनका ये MO ये था कि भाई आप कंसल्टेंसी के लिए आप आ रहे हो तो आपका मैं कहीं एडमिशन करवा दूंगा, लेकिन मैं एडमिशन कराऊँ उसके बाद आप पैसे ना दे तो आप पहले हमको ज़्यादा पैसे दीजिए। ऐसे करके जो भी पैसे दे रहा है, कोई 50 लाख दे रहा है, कोई 60 लाख दे रहा है, कोई 30 लाख दे रहा है, तो वो बड़ी रकम के चेक उनसे लेते थे। पूरे इस प्रोसेस में एक सवाल ये उठता है सर कि जैसे आपने बताया कि कलेक्टर साहब को सूचना मिली थी यहाँ, मतलब सिस्टम क्या है? क्या डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स इस पूरे एग्ज़ाम की प्रक्रिया में कहीं इन्वॉल्व होते हैं या ये उनके जानकारी के बिना ही पूरा कंडक्ट होता है? एक ऑफिशियल मतलब जानकारी, मतलब वहाँ पे जैसे पुलिस है तो बाहर बंदोबस्त के लिए एक जान की जाती है, लेकिन पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरी जो एग्ज़ाम होती है उसमें लोकल वहीवटी तंत्र का इतना ज़्यादा वो नहीं होता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है।
सो अभी जांच में मतलब किस स्टेज पे आप पहुंचे हैं? क्या और भी लोगों के इन्वॉल्वमेंट निकल सकते हैं इसके अंदर? जांच अभी भी चल रही है। आगे जितना भी हमारे पास मटेरियल है, जितना भी जांच हुई है, उसमें आगे अभी भी तपास चालू है। और दूसरा भी जिसका इन्वॉल्वमेंट आगे आएगा उसके खिलाफ भी कार्यवाही चालू रहेगी। एक आखिरी सवाल, क्या पास्ट में कोई इनके रिकॉर्ड मिल पाए या इससे पहले कोई इन लोगों ने इस तरह से चीटिंग की हो, उसका कोई सबूत नहीं? ऐसा अभी तक की जांच में कोई हमको ऐसे कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिले है। लेकिन आगे अगर ऐसा कुछ मिलता है तो उस मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। जो बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस मामले के एक आरोपी तुषार भट्ट की यही वो गाड़ी है जिसमें से करीब 7 लाख रुपए का कैश मिलने के बाद पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। तुषार भट्ट, आप अंदाज़ा लगाइए, इतना कॉन्फिडेंट था कि जो कैश ट्रांजैक्शन उसके साथ हुआ था एग्जामिनेशन के वाले दिन, वो 7 लाख रुपए उसने इसी गाड़ी में रखे हुए थे और ये गाड़ी एग्जामिनेशन सेंटर यानी जलाराम स्कूल के प्रीमाइसेस में ही पड़ी हुई थी। और जब पुलिस ने एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद पूरे मामले की जांच करना शुरू किया, तब तुषार भट्ट के पास कोई जवाब नहीं था कि आखिर वो 7 लाख रुपए कैश उसकी गाड़ी में आए कैसे और उसका क्या उपयोग होने वाला था या किस पर्पस से उसे मिले थे। और उसके बाद जो पूरी जांच है उसमें जो तथ्य सामने निकल कर के आए, तब पता चला कि ये पूरा मामला जो है ये एक बड़ा एग्जामिनेशन का स्कैम है जो कि तुषार भट्ट अपने और साथियों के साथ मिलकर के चला रहा था। इस पूरे मामले में वडोदरा का एक कंसल्टेंट परशुराम रॉय और स्कूल के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम सरपा तथा तुषार भट्ट जो कि स्कूल में टीचर है, उनका इन्वॉल्वमेंट साफ तौर पर सामने आ रहा है। और योजना के अनुसार परशुराम रॉय को स्टूडेंट्स यहाँ भेजने थे जिनसे वो पर स्टूडेंट 10 लाख रुपए चार्ज कर रहा था और बाकी का काम यहाँ पे प्रिंसिपल और टीचर को करना था, जो कि उनके लिए बहुत आसान था। प्रिंसिपल क्योंकि इस पूरे ज़िले का कोऑर्डिनेटर था और टीचर जो है वो इस एग्ज़ाम सेंटर का डिप्टी कोऑर्डिनेटर था। और बच्चों से ये कहा गया था, 30 बच्चों की लिस्ट जो मिली थी उनमें से 27 अपीयर हुए, उनसे ये कहा गया था कि उन्हें जितना आता है उतना वो लिख दें, बाकी का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद पूरा पेपर जो है वो सॉल्व करके उनके लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस ने और प्रशासन ने समय रहते, क्योंकि पूरा एक यहाँ पे सर्विलेंस बढ़ा दिया था जिसकी वजह से वो ये नहीं कर पाए। और इंटरेस्टिंगली जिन 27 बच्चों के नाम लिस्ट में मिले हैं, जब उनके परिणाम आए हैं तो पता ये चला कि उन 27 में से अपने बलबूते पर सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई कर पाए थे जो कट ऑफ लिस्ट दी है। बाकी सबके स्कोर डबल डिजिट में थे, किसी के 15 नंबर थे, किसी के 10 नंबर थे, किसी के 12 नंबर थे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे अनडिज़र्विंग स्टूडेंट्स जिनका कि मेडिकल एप्टीट्यूड अगर देखें तो 0 था, ऐसे लोगों को यहाँ पे पैसे लेकर के और पूरी एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है उसको बाईपास करके उन्हें नीट के इस रिटन एग्ज़ाम में पास करवाने की ये पूरी योजना थी। 2024 में लिए गए नीट अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम में जो धांधली का ये मामला सामने आया है गोधरा से, इसने इस पूरी एग्जामिनेशन की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि एक तो सबसे पहली बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इस पूरे प्रोसेस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, किसी प्रकार की मॉनिटरिंग नहीं होती है। और इसी वजह से जो ऑब्जर्वर्स हैं या जो यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली टीम है उसको पूरा खुला मैदान मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करने हैं या जो इन्विजिलेटर्स अपॉइंट करने हैं वो सारी सत्ता डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर को दे दी जाती है। और इसी वजह से वो अपनी पूरी एक टीम लगा देता है ताकि वो किसी भी प्रकार से अगर हेरफेर करना चाहे कहीं पे भी तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है, जैसा कि यहाँ गोधरा में देखने को मिला। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी प्रक्रिया में कहीं पे भी कोई गवर्नमेंट एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है। प्राइवेट एजेंसीज पेपर लाती हैं और बाद में एग्ज़ाम पूरे होने के बाद आंसर शीट सील करके भी एक गति कुरियर है उसके ज़रिए भेज दिया जाता है। यानी कहीं पे भी प्रोसेस को टेम्पर करना किसी भी जो
पर्सन इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है। और इसी वजह से इन लोगों ने मिलकर के, इस पूरे कांड के आरोपियों ने मिलकर के इस योजना को अंजाम देने का पूरा एक प्लान तैयार किया। हालांकि समय से पहले ही सूचना मिलने से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हुआ और प्रोसेस जो है उसको रोक दिया गया। लेकिन इस पूरी घटना से एनटीए को भी एक सबक लेना होगा कि कैसे नीट का जो इस एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस है उसको रिव्यू करके दुरुस्त किया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो और एस्पिरेंट्स जो हैं उनका विश्वास प्रक्रिया पे बना रहे। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, गोधरा।